चलिए, इसमें जनरली एक मिट्टी के बारे में भी जो है मतलब कि बार-बार ऐसा कई बार सवाल देखने को मिला है सॉइल के बारे में। और मिट्टी में भी आप देखेंगे कि इंडिया में जो मिट्टी है या फिर आईसीएआर जो आपका होता है, इसके द्वारा जो है भारत की जो मिट्टी है आप जानते हैं कि 8 प्रकार का जो है उसको बाँटने का काम किया है, तो उसको भी हम लोग देखेंगे। तो जनरली ये पूछा जाता है कि मिट्टी है किसमें मतलब कि मिट्टी की विशेषताएँ वगैरह से क्वेश्चन देखने को मिला है, तो उसको भी हम लोग जो है इसमें देखने का काम करेंगे। चाहे वो जलोढ़ हो या फिर दोमट हो या लेटेराइट हो या पर्वत पादीय मिट्टी हो, तो कुछ भी हो उसको भी हम लोग जो है देखने का काम करेंगे। तो मिट्टी से भी हम लोग देखेंगे। बाकी जो है नहर, नहर हम लोग कल चर्चा किए थे कि नदियाँ हैं, नदियाँ में जो है जहाँ-जहाँ जो है नहर बनाया गया है, तो वहाँ भी बिहार में जैसे हम लोग देखे थे उसी तरह कुछ-कुछ इम्पोर्टेंट जो है नहर इंडिया में जो है चाहे वो राजस्थान का या फिर जैसे कि आप सतलज नदी पे देख रहे हैं कि सतलज पे जो है नहर का निर्माण किया गया है या अन्य जो है जैसे कि उड़ीसा में आप देख रहे हैं कि महानदी पर जो है बनाया गया है। तो इस तरह से जो है हम लोग जो भी नहर हो या डैम हो, कुछ भी हो उसको भी देखने का काम करेंगे। जब नदी देखेंगे तो उससे जुड़ा हुआ जो भी चीजें हैं उसको हम लोग देखेंगे। चलिए एक क्वेश्चन आप लोग इसमें बताएंगे कि जैसे कि हरित क्रांति फर्स्ट आया था, तो हरित क्रांति में आप जानते हैं कि मुख्यतः रूप से किन-किन चीजों का प्रयोग किया गया था? अ, तो सबसे पहले क्या होगा उसमें? हरित क्रांति में जो प्रयोग किया गया था, क्या सब चीजें था? सर हरित क्रांति जो 1960 के दशक में लॉन्च हुआ था, तो उसमें किन सब चीजों का प्रयोग किया गया था मुख्यतः रूप से? ये प्रश्न आया भी हुआ है, कई बार आया, 2 से 3 बार आया हुआ है। बताएंगे आप हाई लोग कोई? क्वालिटी बीज का और फर्टिलाइजर का उपयोग था सर। हाँ, वो भी था। उसके बाद कह सकते हैं कि इरिगेशन भी था उसमें। यस सर। इरिगेशन भी था और कहीं न कहीं और भी चीज़ धीरे-धीरे डेवलप होने लगा था। चाहे वो बाद में आप उसमें देखेंगे कि मशीनीकरण देखने को मिलता है या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि बाज़ार तक जाने के लिए सड़क वगैरह, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह का भी इस तरह से धीरे-धीरे तो आप ऑन द बेसिस ऑफ ऑप्शन जो है इस तरह के प्रश्न को कर सकते हैं। लेकिन जो आप बताए एचवाईवी सीड्स ये सब तो रहेगा ही, एचवाईवी सीड्स हो जाएगा। उसके बाद उर्वरक जो है ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, ताकि उत्पादन को ये सब जो है बढ़ावा देने में काफ़ी सहायक होता है। तो ये सब मुख्यतः रूप से और इसी में एक प्रश्न हम खुद से कंसीडर कर रहे हैं कि हरित क्रांति 2 में किस चीज़ पर ध्यान दिया गया? हाँ, एक तो हरित क्रांति आप देखे हैं। अब एक अभी जो प्रश्न अक्सर ये कंसीडर होता है, हरित क्रांति 2 में क्या सब चीज़ें हैं? चलिए बताएँगे आप लोग कोई? हरित क्रांति 2 में क्या सब चीज़ देखने को मिला है? एनीबॉडी एल्स? हरित क्रांति 2 में क्या सब चीज़ देखने को मिला है? कुछ बताएँगे आप लोग? नहीं सर, नहीं पता। चलिए, तो एक ये चीज़ आपको मेंस का भी जब आंसर राइटिंग करेंगे तो उसमें भी आपको आपके लिए ये लाभप्रद होगा। उसमें बस यही चीज़ें है कि आपने देखा कि हरित क्रांति 1 में जो है एचवाईवी सीड्स हो गया, उर्वरक हो गया, सिंचाई हो गया और इन सब चीज़ों के अत्यधिक प्रयोग से जहाँ आप जानते हैं कि उत्पादन में काफ़ी वृद्धि हुई, लेकिन इसके जो दुष्परिणाम जो कई रूपों में देखने को आए
चाहे वो पर्यावरणीय हो या मृदा प्रदूषण हो या जल प्रदूषण हो या मिट्टी में मतलब कि कह सकते हैं कि खारापन, जल में जल का लवणता, इस तरह से इसमें भी, मिट्टी में भी। तो कहीं ना कहीं ये सब चीजें जो दुष्परिणाम देखने को मिला ड्यू टू फर्स्ट ये जो ग्रीन रिवोल्यूशन है, तो इसमें जो है मेनली इसको जो है सदाबहार भी बोला जाता है। और आप जानते हैं कि इसमें उन सब चीजों को मतलब कि अवांछनीय बताया गया जिसके प्रयोग से जो है दुष्परिणाम देखने को मिला। तो इसीलिए जो है अब जो है धीरे धीरे कहीं ना कहीं सदाबहार भी क्रांति कहा जाता है। कहीं ना कहीं इसमें जो है आज जो जैविक खेती का जो प्रचलन है, जैविक खेती का जो सिद्धांत है, उसको जो है अपनाने पर बल दिया गया। एक मोटे शब्दों में अगर हम चर्चा करें तो उसमें इसको मतलब कि इस पर बल दिया गया। तो इसलिए जो है जब भी आप हरित क्रांति 1 देखें, हरित क्रांति 2 देखें तो कंफ्यूजन नहीं होना है, दोनों अलग अलग चीजें हैं और उसके जो हुए दुष्परिणाम है उसको कम करना ही जो है इसका जो है मुख्यतः जो है वो लक्ष्य है। तो आई होप कि आप इसको समझ गए होंगे। और बाकी कृषि में उत्पादकता बढ़ाने की क्या सब मतलब कि तरीके हो सकते हैं। अब जानते हैं कि सब लोग, मैक्सिमम लोग जो है भारत में और बिहार में खास करके जो है वो कृषि को देखते हैं, कृषि एरिया से, पृष्ठभूमि से जुड़े हुए रहते हैं। तो ये सब चीजें जो है आराम से ये सब क्वेश्चन हो जाएगा। बाकी आप जानते हैं कि इंद्रधनुष क्रांति में जो है कई क्रांति आती है, नाम से ही इसके पता है कि इंद्रधनुष क्रांति में जो भी होता है। और सबसे पहले इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि जनरली हम लोग इंद्रधनुष्य क्रांति जो है इसमें आप जानते हैं जनरली जो है इसको जुलाई 2020 में लॉन्च किया गया। जुलाई 2020 में इसको लॉन्च किया गया और इसमें आप जानते हैं जितना भी आप क्रांति जानते हैं सबको शामिल करने का प्रयास किया गया। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कृषि से जुड़ा हुआ जो भी चीजें होता है सबको जो है इसमें जोड़ा गया। जैसे कि आप हरित क्रांति से पहले ही अवगत है, हरित क्रांति से आप अवगत है कि क्या होता है हरित क्रांति। उसके बाद श्वेत क्रांति भी आप अवगत है। श्वेत क्रांति कब आया था, 1970 के दशक में या 1980 के दशक में, कोई बताएंगे श्वेत क्रांति कब आया था? 70 के दशक में सर। चलिए ठीक है। अब पीली क्रांति के बारे में आप जान रहे हैं, पीली क्रांति तिलहन है। उसके बाद नीली क्रांति आप जान रहे हैं, नीली क्रांति में क्या होता है? मछली के उत्पादन। लाल क्रांति, लाल में क्या होता है? टमाटर का उत्पादन। मटन, मतलब मत्स्य, मटन, मांस का। हाँ दोनों, ये भी कभी कभी टमाटर भी लिख दिया जाता है और वो भी। चलिए, सुनहरी क्रांति में क्या होता है? सुनहरी क्रांति में सर रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ना? हाँ रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, अब तो है ही क्लास में, फिर नहीं, बाद में सुनने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, हम उसको करके ही सर हम ये क्लास सुनहरी को व्हाइट क्रांति बोर्ड। क्या था सर? हाँ कहीं ना कहीं कहीं लिखा हुआ रहता है, जूट रेशे वगैरह टाइप से कुछ होता है ना। हाँ तो सर, जूट जूट होता होता है है। सर। हाँ हाँ हाँ, तो उसी उसी के बारे में जो है इसमें मतलब कि ये किया जाता है, उसको भी इसमें शामिल किया जाता है सुनहरी क्रांति वगैरह में। चलिए, भूरी क्रांति आप बताइए। भूरी, रजत तो आप जानते हैं। ये सर अंडा का। गुलाबी क्रांति। मछली का। झींगा झींगा झींगा। गुलाबी में झींगा, गुलाबी में प्याज। तो कुछ झींगा कुछ उत्पादन जो, से था जो गुलाबी क्रांति। हाँ वो भी है, ये भी है, प्याज भी है। आप तो जो भी एडिशनल होगा उसको ऐड भी कर लीजिए। कहीं कहीं आजकल ऐसा ऑप्शन देगा कि लगा कि एक ही सही है,
तो गुलाबी में जो है, गुलाबी क्रांति में प्याज उत्पादन भी जो है वो शामिल है। तो इस तरह से हम लोग जो है इसको हम लोग देखते हैं, बाकी और भी हम लोग देखेंगे, बस एक हम लोग अभी क्वेश्चन देख रहे हैं, नहीं तो इसलिए मतलब कि थोड़ा जो भी इम्पोर्टेंट लग रहा है उसको हम लोग डिस्कशन देख रहे हैं। अगर ये प्रश्न आता है कि भारत में अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य, तो आप जानते हैं कि सबसे अधिक कौन गेहूं उत्पादन करता है? पंजाब, पंजाब। सॉरी उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा। प्रतिशत में आ जाएगा पंजाब, नहीं, यस सर। और जनरल जनरल में आ जाएगा आपका यूपी, यूपी आ जाएगा। तो यूपी हो यस गया फर्स्ट। फिर अब जनरली हम देखेंगे, यूपी हो गया, पंजाब हो गया, और फिर एमपी हो जाएगा। ये आपका फर्स्ट, सेकंड और थर्ड हो जाएगा। क्लियर है यहाँ? यूपी, पंजाब और एमपी, ये हो गया। हाँ, बाकी गन्ने के बारे में आप जानते हैं कि सर गन्ना गन्ना यूपी ही है। सर्वाधिक यूपी ही है, गन्ना भी। और यूपी फर्स्ट जानते हैं, लेकिन सेकंड भी जानना चाहिए, कब क्वेश्चन पलट जाए। यूपी के बाद जो है ये महाराष्ट्र। महाराष्ट्र है, फिर जो है आपका कर्नाटक है, कर्नाटक है, फिर आपका, बस 3 ही काफी है। ज्यादा तो पता चलेगा कि दो दूसरा भी याद नहीं रहेगा। 5-6 का अगर ऑर्डर देखिएगा तो दूसरा ही गायब हो जाएगा। इसलिए 1 से 2, 2 से 3, मैक्सिमम 3 जो है ये सब जो है ये होता है। बाकी आप जानते हैं कि अ, चीनी का कटोरा के नाम से किस को डिनोट किया गया है? उत्तर प्रदेश को ही सर, यूपी को ही। और ऑब्वियसली जब चीनी सबसे अधिक गन्ना वहां होगा तो जो चीनी का कटोरा भी वहां होगा, तो ये चीज कर सकते हैं। बाकी जूट उत्पादन में बिहार का क्या पोजीशन है, आप जानते हैं? बिहार स्पेशल में इसको आप पढ़े सेकेंड है होंगे। सर, सेकेंड। सॉरी, जूट में सेकंड है। फर्स्ट किसका है? बंगाल। पश्चिम बंगाल। वेस्ट बंगाल का है। और वेस्ट बंगाल का है, ये जो है 50% से अधिक जो है पूरे देश का, उतना जो है ये प्रोड्यूस करता है, दैट्स वाई ये है। और पंजाब का कई एरिया जो आप 1857 के क्रांति में जो आप चर्चा में सुनते हैं, वो बैरकपुर, तो उसके आसपास का जो इलाका है, चाहे वो टीटागढ़ हो या ये बैरकपुर हो या श्यामनगर हो, इससे और 4-5 गो है एरिया उस जगह का, वह मैक्सिमम होता है। और वहीं जो है वो उद्योग भी स्थापित हुआ है। और आप जानते हैं कि जूट अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? रिसर्च सेंटर? ईटानगर सर। नहीं। हाँ, जूट ये बस बिहार बंगाल के ही आसपास है, लेकिन वो है बांग्लादेश, भुवनेश्वर। ढाका, अरे, ढाका ढाका ढाका। ढाका। हम्म, चलिए इसके बाद जो है इसको नोट कर लीजिएगा, जूट अनुसंधान। ये है ढाका में, ढाका में, ढाका आप जान ही रहे कहाँ है। तो इसमें मेनली यही है कि बांग्लादेश में भी जो है मैक्सिमम मात्रा में जूट का होता है। चलिए फर्स्ट में देखा जाए तो पहले बांग्लादेश था, लेकिन हालिया एक रिपोर्ट है उसमें भारत को दिखा रहा है कि विश्व में, लेकिन ये बांग्लादेश भी कहीं कहीं आ जाता है, कहीं कहीं भारत। अभी हालिया रिपोर्ट में जो आपका भारत आया है। पहले ये था, तो ढाका जो है यहाँ क्या है, जूट अनुसंधान केंद्र है। उसके बाद आप जानते हैं कि भारत का एकमात्र राज्य जहाँ केसर का उत्पादन होता है, वो कौन सा है? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर, ये है। कश्मीर सर। बाकी नगदी क्या बोले? केसर का उत्पादन जो है वो आपका जम्मू कश्मीर, एकमात्र राज्य है जम्मू कश्मीर। और आपको कभी कभी कंफ्यूजन हो जाएगा कि जब जम्मू कश्मीर और लद्दाख दे देगा ऑप्शन में, तो ऐसा लगेगा कभी कभी कि हो सकता है कहीं लद्दाख में रिप्लेस ना हो गया हो वो पैलेस। ऐसा कोई बात नहीं है, वो जस का तस है, जम्मू कश्मीर में ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आ, आ, कुछ जो है हम लोग देखेंगे कि ये नगदी फसल कौन कौन है, क्या है, कैसे है।
तो नकदी फसल में आप नाम बताइए, कौन कौन नकदी फसल है? तिलहन में तिलहन कौन दलहन। बोले? हाँ, तिलहन दलहन। खदान की फसल है नकदी? नकदी तिलहन में आपका खदान हो गया, तिलहन, मूंगफली, सरसों। रेपसीड, सरसों, ये सब हो गया। हम्म, तिलहन, मूंगफली, सरसों। रेपसीड, सरसों आपका हो गया। उसके बाद और बताइए, रेशेदार में बताइए। ये हुआ आपका तिलहन में। रेशेदार में आप बताइए। पहला नंबर तो अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे, कपास, जूट। जी कपास। कपास, जूट, और एक है मेस्ता, नाम चाय भी सुने आ ही जाए। होंगे। क्या बोले? चाय? चाय चाय सर। आएगा सर ये हाँ, चाय आएगा, चाय रेशेदार नहीं है। इसमें रेशा जैसा लगता है वो, ये तीनों है। चाय को हम लोग लिख सकते हैं बागानी फसल में। हालांकि जब एक साथ लिखना है तो बोलना है तो सब बोल सकते हैं हम लोग, लेकिन चाय जो है वो बागानी फसल में आ जाएगा। सिर्फ चाय ही नहीं आएगा, चाय के साथ साथ टी और कॉफी जो हम लोग बोलते हैं, ये कॉफी, चाय कॉफी, ये चाय कॉफी हो गया। रबर हो गया आपका, ये हो गया। और अन्य में हम लोग जाएंगे तो हम लोग कह सकते हैं कि गन्ना भी आपका आता है, गन्ना भी आता है आपका। उसके बाद गन्ना के बाद तंबाकू भी आता है आपका। बिहार में तंबाकू किस जिले में देखा जाता है, बताइए। मुजफ्फरपुर। और बताइए। ठीक है, उसके आसपास होता है, सही है, लेकिन मूलतः रूप से इसका क्रेडिट जो है वो वैशाली जिला है, या वो दूसरा जिला बन गया? वैशाली है ना जिला? वैशाली ही जिला है सर। जिला है ना, मुख्यालय ये हाजीपुर है उसका, नहीं? हाँ मुख्यालय हाजीपुर है, जिला वैशाली। तो वैशाली जिला को ही क्रेडिट गया है इसमें, तंबाकू में। और वहाँ की जो दोमट मिट्टी है, ध्यान में रखिएगा, दोमट मिट्टी, हाँ, इस पे जो है वो मैक्सिमम मात्रा में जो है तंबाकू को जो है वो उपजाने का प्रयास किया जाता है, उगाने का, लगाने का, जो कहिए। तो गन्ना, तंबाकू, ये सब भी है आपका। चलिए, आलू को आप किस में रखेंगे? नकदी में रख सकते हैं आलू को? हाँ सर। आलू भी आपका जो है अगर आ जाता है तो यहाँ जो है आलू भी जो है हमारा एक नकदी फसल ही है। अगर हम इसको अन्य में अगर देखते हैं, गन्ना हो गया, तंबाकू हो गया, ये सब, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जो है यू कैन चूज योर करेक्ट आंसर। चलिए, इसके बाद जो है एक सवाल देखने को मिलता है खनिज से, कि किस खनिज में भारत का कोई भी जो स्टेट है वो किस पोजीशन में है। जैसे कि आप जानते हैं कि तांबा के लिए बोला जाएगा तो राजस्थान होगा, क्योंकि खेतरी है तो वही है। उसी तरह लोहा के लिए बोला जाएगा तो कुछ कुछ उड़ीसा होगा, कुछ कुछ और भी होगा, मतलब अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जो है। और भी जो मतलब कि कोयला के लिए या पायराइट्स के लिए, तो इस तरह से जो है खनिज को भी देखना होगा, खनिज एवं राज्य जो है। बस प्रथम कौन है ये इंपॉर्टेंट है। ज्यादा से ज्यादा जो है दो तक देख सकता है, लेकिन उससे ज्यादा ये नहीं। तो खनिज को हम लोग डिटेल से देखेंगे, इसीलिए और खनिज के साथ साथ एक जो है वो स्थान का भी कहीं कहीं चर्चा होने लगा है कि ये स्थान कहाँ है। आप देखेंगे कि कभी कभी पूछा जाता है कि खेतरी प्रसिद्ध है किस लिए। तो इसी तरह से जो है जैसे कि झारखंड में जो एक झरिया जगह का नाम है, झरिया में क्या पाया जाता है आप जानते ही हैं। कोयला। झरिया में क्या पाया जाता है? हाँ, कई चीजों से जो है
मतलब कि फेमस है। तो इस तरह का क्वेश्चन आ गया है। कई बार पूछा गया है कि झरिया में क्या पाया जाता है, और कई बार पूछा गया है कि कोयला कहाँ में पाया जाता है, या झारखंड में कोयला कहाँ पाया जाता है। इस तरह से आप जानते हैं कि दोनों का एक ही आंसर होगा। और इसी में खनिज संसाधन से रिलेटेड है कि भारत में सबसे पुराना तेल भंडार कहाँ है? सबसे पुराना आसाम तेल भंडार असम में। आप जानते हैं कि डिगबोई असम जो है उससे तो वो है ही नहीं। और ये जो तेल घाटी है इसमें जो अहम अहम योगदान है, आप जानते हैं असम में ये नदी गुजरी हुई है ना। ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्रा जो है वो नदी गुजरी हुई है, और इसी ब्रह्मपुत्रा जो घाटी है यही देश की जो है सबसे पुरानी घाटी है तेल के मामले में। तो अगर मतलब कि ऑप्शन में गंगा की घाटी मान लेते हैं कि राज्य का नाम नहीं दिया हुआ है। आजकल का जो बदलते ट्रेंड में हम लोग बस कंसिडर कर रहे हैं कि भारत का सबसे पुराना तेल भंडार कहाँ है, दे दिया गंगा घाटी, यमुना घाटी, नर्मदा घाटी, या कुछ अन्य भी जो है नाम दे दिया, एक ब्रह्मपुत्र घाटी है। तो कहीं ना कहीं जो है वो असम के माध्यम से हम लोग ब्रह्मपुत्रा पहुंचने का प्रयास करेंगे। और चलिए, ये सब तो हम लोग देख रहे हैं, तेल यहाँ से निकाला जाता है। लेकिन भारत में भयानक जो है तेल के क्षेत्रों में जो है वो संकट आया था सबसे पहले। वो जो है वो याद मतलब कि रखना चाहिए कि तेल के लिए जो है संकट हुआ था भारत में। तेल संकट कह सकते हैं। कब आया था तेल संकट? कब आया था भारत में? ये 1970 के दशक की बात है। 1970 के दशक की बात है, और 1973 की बात है अप्रोक्स मगर जाएंगे तो। उस समय जो है भारत में ऐसा देखा गया था तेल संकट। और तेल संकट कब हुआ होता है कि आप जानते हैं कि हम लोग जो है तेल का आयात करते हैं, और तेल का आयात सुगमता से तभी हो सकता है या जितनी मात्रा में हम लोग बैरेल में मंगवाते हैं वो तभी संभव हो सकता है जब जो निर्यातक देश है अब वो जो है एक जो पहले से कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ दाम है उस पर वो तेल का जो है वो आयात करते रहे भारत को। और चाहे वो ओपेक का देश हो या कुछ हो, लेकिन उस समय ऐसा देखा गया था 1973 में कि जिस रेट पर तेल आ रहा था उसमें 4 गुना जो है वो इजाफा हो गया। 4 गुना वृद्धि होने के कारण जो है ऑटोमेटिक है कि जब दाम बढ़ेगा तो क्या होगा कि आयात तो है वो घटेगा, और फिर इससे के कारण क्या हो गया, तेल संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई। जो बाद में फिर धीरे धीरे जो है वो संतुलित किया गया। और कई बार मतलब कि एक प्रश्न आता है कि ऊर्जा की खपत जो है ऊर्जा की आप ये बिहार में भी पूछा जाता है ऊर्जा की खपत। ऊर्जा की खपत, तो ऊर्जा की खपत में आप देखेंगे कई बार जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को जोड़ देता है, इलेक्ट्रिसिटी को भी जोड़ देता है कि बिहार में तो अक्सर ये कई बार क्वेश्चन आया है बिहार में। आप देखेंगे कि प्रति व्यक्ति जो है ऊर्जा की खपत कितना है। पिछले बार का क्या था इकोनॉमिक सर्वे में, किन्हीं को याद है? कितना है? सर 313। 313 नहीं। सर इसी अप्रॉक्स कुछ था। हाँ हाँ हाँ, उसको आप देख लीजिएगा। 13 या फिर ये था 32 या 31, इस तरह से जो है ये इसी के आसपास जो था। हम भी सुने तो कंफ्यूज हो गए। और दूसरी बात है कि सब लोग जो है बेटिंग कर रहे हैं कि नए इकोनॉमिक सर्वे का किसमें लेटेस्ट क्या है, क्योंकि ऑप्शन जब ई है तो कुछ भी दे तो लोग नया का ही जो है वो मतलब ये रेफरेंस दे सकते हैं। तो इसीलिए हाँ, चलिए कुछ ही दिन में अब तो आ ही जाएगा, एक सप्ताह के अंदर आ ही जाना है उसको।
तो ये चीज हम लोग देखेंगे। उसके बाद जनरल छोटा ये सब क्वेश्चन आप जानते हैं कि टिस्को के बारे में आप जानते हैं कि टिस्को कहाँ है। टिस्को का क्या मतलब कि टिस्को को हम लोग क्या बोलते हैं? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, आप जानते हैं जमशेदजी टाटा 1907 वगैरह सब। तो ये सब जो है, और बिहार से भी क्वेश्चन कभी कभी इंडियन ज्योग्राफी में देखने को मिलता है। एक बिहार का तो अलग आता है, लेकिन इंडियन ज्योग्राफी में भी, जैसे कि डालमिया नगर किस लिए प्रसिद्ध है बिहार का, बताइए आप लोग। काफी जी क्वेश्चन है। सीमेंट। सीमेंट है, और सीमेंट तो ये है, लेकिन सीमेंट के अलावा और भी चीज इसमें, जैसे कि चीनी कागज वगैरह सब जो है देखने को मिलता है। चीनी हो, कागज हो, केमिकल कुछ कुछ, तो ये सब भी है, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो हमारा जो है सीमेंट है। उसके बाद जो है तांबा के लिए हम लोग चर्चा कर ही चुके हैं। राजस्थान का खेतरी वगैरह सब जो है हम लोग किस लिए फेमस है, इसको मतलब कि वो आप कभी मतलब कि खेतरी कहाँ है, कभी खेतरी किस लिए प्रसिद्ध है, तांबा का कहाँ होता है। तो इस तरह से तीन तीन प्रश्न आया हुआ है, लेकिन हम बस एक ही चर्चा कर रहे हैं कि तांबा, खेतरी, राजस्थान आप जानते हैं कि किस लिए। बाकी आप जानते हैं कि, चलिए आप बताएंगे स्वर्णिम चतुर्भुज का क्या अर्थ है, स्वर्णिम चतुर्भुज का? स्वर्णिम चतुर्भुज सर रोड के लिए है। ठीक, रोड के लिए है। आपका भारत माला चारों भी रोड के लिए है। चारों महा क्या वो मेट्रो सिटी को जोड़ने के लिए। और ये हटो नहीं यार। मेट्रो सिटी, क्या ये दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता के अलावा कहीं मेट्रो नहीं है? अब तो कई राज्य जो है मतलब कि मेट्रो ये लॉन्च कर रहा है, इसलिए मेट्रो की जगह आप महानगर बोलेंगे या फिर महानगर ध्यान में रखेंगे। तो अब तो लगभग सब कैपिटल में जो है कोशिश जारी है कि वो मेट्रो सिटी बन जाए सब। तो ये जो प्रारंभ हुआ था, ये उस समय वाजपेयी जी की सरकार थी। 2001 में ये प्रारंभ हुई थी स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, और उन्हीं की इच्छा शक्ति रही कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, ये जो कोलकाता, चार महानगर है, उसको सड़क मार्ग द्वारा जोड़ना, ताकि कहीं ना कहीं इसको जोड़ने का एक और कारण था कि देश में जो ये यातायात है वो सुगमता से बढ़े। इसके कारण जो है ट्रेड वगैरह सब, व्यापार और भी चीज हमें जो है बढ़ोतरी हो, क्योंकि आप जानते हैं कि ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर का जो है महत्वपूर्ण भाग है, और इसके विकास से देश का भी जो है वो विकास जुड़ा हुआ है। तो ये सब चीज इम्पोर्टेंट होता है। चलिए बाकी को प्रश्न जो है एक राजमार्ग से देखें, बाकी अन्य भी चीज राजमार्ग से देखेंगे। तो राजमार्ग से आपका इम्पोर्टेंट हो जाएगा, चाहे वो NH हो, SH हो, ये सब बस समझने के लिए है, लेकिन जनरली NH वगैरह से, या फिर नया जो क्या जुड़ा हुआ है ये चीज है। जैसे कि बिहार में आप करंट अफेयर में पढ़ेंगे या पढ़े होंगे, जरूर पढ़े होंगे कि जैसे कि आप देख रहे हैं कि NH80 जो है वो आपका मुंगेर से लेकर जो है वो मिर्जा चौकी तक बनना तय हुआ है, और उसके लिए सरकार ने पैसा इन्वेस्ट करी है। तो कहीं ना कहीं ये प्रमुख हो जाता है, इसीलिए कभी कभी इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिलता है। या कुछ ट्रेडिशनल तो सबके वो होगा, लेकिन अगर नया रहेगा तो वो चर्चा से जुड़ा हुआ रहेगा। तो कितना प्रतिशत जो है वो आपका परिवहन, सड़क परिवहन होता है, NH से कितना प्रतिशत लोग ये परिवहन होता है, ये प्रश्न आया हुआ है। NH से कितना जो है वो परिवहन होता है? तो इसमें जो है कोई बताएंगे? नहीं सर, उसमें NH, हाँ ये जो है 50% से कम है, मतलब कि 40% है, 40% है। इससे क्या होता है, परिवहन होता है। बाकी तो ये कि और हालांकि आप जानते हैं कि से मतलब कि प्रतिदिन जो है 30 से 35 किलोमीटर जो है वो सड़क बनना जारी है, जिसके कारण जो है
एनएच के साथ अन्य जो एसएच है, स्टेट हाईवे है, तो दी हुई है। इसीलिए जो है कहीं ना कहीं जो है 1,000 जो है 1,32,000 1,32,000 1,32,500 किलोमीटर जो है, ये कुछ मतलब कि एक साल पहले था। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि ये इसमें वृद्धि हुआ है, वृद्धि होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि प्रतिदिन जो है वो सड़क निर्माण कार्य जारी है। उसको जो है देखेंगे इसका अप टू डेट डाटा। उसके बाद जो है वो राजधानी ट्रेन से भी प्रश्न आया है कि कौन सा राजधानी ट्रेन सबसे अधिक दूरी तय करती है। तो उसमें से जो त्रिवेंद्रम कहाँ में है? त्रिवेंद्रम सर तमिलनाडु में। उसी का नाम तिरुवनंतपुरम हो गया है, नहीं? ये कंफर्म नहीं है सर कि उसी का नाम हुआ, लेकिन त्रिवेंद्रम हुआ। हाँ। और चलिए, त्रिवेंद्रम ये जो राजधानी है सेंट्रल, इसी यही जो है वो सबसे अधिक चलती है, सबसे अधिक दूरी जो है वो कवर करती है पूरे भारत में इस तरह से। बाकी और सबसे तेज चलने में जो है वो तो ये एक ट्रेन से देख रहे हैं कि किस प्रकार का, एक ये देख रहे हैं, बाकी एक वो भी देख लेंगे कि जैसे कि वो ट्रैक जो होता है, पटरी जो होता है, उसका बड़ी बड़ी मतलब रहता है, बड़ी लाइन छोटी लाइन का जो है, उसको भी जो हम लोग जब इसको देखेंगे तो उसको भी सिलेक्ट टॉपिक में हम लोग इसको भी एक बार जस्ट व्यू कर लेंगे। चलिए, कुरियर सेवा जो आप देख रहे हैं, कुरियर सेवा स्पीड पोस्ट कब प्रारंभ हुआ? स्पीड पोस्ट की शुरुआत कब हुई भारत में? स्पीड पोस्ट कब प्रारंभ हुआ? 1980 का दशक, ठीक है, आपका दशक चलेगा, लेकिन ये 1986 में जो है उस समय जो है ये शुरुआत हुई थी स्पीड पोस्ट। तो इस प्रश्न देखने को मिला है, जैसे कि आप जानते हैं कि भारत में हवाई जहाज कब शुरू हुआ था? जनरली भारत में हवाई जहाज कब शुरू हुआ था? ये हुआ है 9L11, ये जो है आप देखेंगे, देखा जाता है कि बाकी चलिए चलिए हम लोग इसको अब हम लोग देखेंगे दूरभाष होता है, टेलीफोन। टेलीफोन का क्या है? टेलीफोन भी उसी दशक में आता है, 1980, सॉरी 1980 बोल रहे हैं, 18 मतलब कि इसी में जो है मतलब कि हो गया था। चलिए, ये तो फैक्चुअल, इसको आप नोट कर सकते हैं, एक बार देखते देखते आपको ध्यान में आ जाएगा। चलिए, एक एरियाज है, उसका नाम है पार्ट। पार्ट जो है ये एरियाज है, क्षेत्र है, पार्ट, इसको पार्ट क्षेत्र भी बोला जाता है, पार्ट रीजन जिसको बोलते हैं। ये किस राज्य में अवस्थित है पार्ट रीजन? बोलिए, पार्ट रीजन कहाँ है अवस्थित? ये किस तरह का देखने को मिला है? और
झारखंड देखेंगे कि आप जानते हैं कि झारखंड में जो छोटा नागपुर जो आपका प्रदेश है, जो पठार है, जो भी है, तो छोटा नागपुर पठार का अधिकांश भाग आप जानते हैं कि झारखंड में ही अवस्थित है। और उसी उसी एरियाज में क्या होता है कि ऊंचे पहाड़ी के जो शिखर होते हैं, उसी को ये एरियाज, ये क्षेत्र बोला जाता है, ये रीजन बोला जाता है, पाट क्षेत्र बोला जाता है, उसी एरिया को बोला जाता है। तो इसीलिए जो है पाट क्षेत्र फर्स्ट ऑफ ऑल की ये झारखंड में है। और सेकंड क्या है कि ये छोटा नागपुर एरियाज में जो है क्षेत्र में क्या है कि ऊंचे ऊंचे जो पहाड़ी के शिखर है, दैट इज नोन एज पाट क्षेत्र, पाट रीजन। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं कि कई बार इस तरह का देखने को मिला है। एक जगह है झुमरी तलैया, आप नाम सुने होंगे, काफी फेमस जगह है, वो कहाँ में है, ये इस तरह का भी प्रश्न देखने को मिला है। और आपको झारखंड। कहाँ बोले? झुमरी तलैया कहाँ में है? हाँ बहुत अच्छा, हाँ बहुत अच्छी। झुमरी तलैया आपका झारखंड में है, जैसा कि आपने बताया भी। ये कई चीजें आपको आश्चर्यचकित करने वाली होगी, आपको लगेगा कि ये झारखंड का है। और दूसरी बात है कि ये तो प्रश्न होगा भी तो ये 2000 पहले का, ऐसा नहीं, कई प्रश्न ऐसा आया हुआ है जो 2000 ईस्वी के बाद आया है। और आज भी कई क्वेश्चन, चाहे आपका बेतला नेशनल पार्क हो या कई ऐसी चीजें हैं, आप जानते हैं कि खनिज संसाधन के दृष्टिकोण से झारखंड कई मायने में समृद्ध भी है। तो इसीलिए जो है कुछ उसका जो क्षेत्र है आज भी महत्वपूर्ण है, इसलिए आज भी पूछा जाता है। तो बिहार का अतीत होने के साथ साथ वर्तमान में क्या है, वो खनिज संसाधन वाला राज्य भी है, इसलिए भी वो इम्पोर्टेंट है। तो ये आपका एरियाज है। और ये जो है झारखंड का आप देखेंगे कोडरमा जिला, कोडरमा जिला आप देखेंगे कि ये भी जो है कहीं ना कहीं उत्तरी उत्तरी झारखंड में, झारखंड का जब आप जिला देखेंगे कोडरमा उत्तरी में ही होना, कोडरमा, हाँ। तो इस तरह से जो है ये कोडरमा जिला में है। खैर इसके बाद जो है जैसे कि आप एक राज्य देखते हैं जो भी हम लोग चर्चा किए थे, जहाँ तेल का था, ये असम वाला। तो असम के बारे में पूछा जाता है कि असम जो है वो कितने राज्य से और केंद्र शासित प्रदेश से घिरा हुआ है। असम का ये ज्योग्राफिकल है, इसका असम को कितने राज्य या केंद्र शासित प्रदेश टच करता है, बताइए आप लोग कोई रिकॉल करके बता सकते हैं, कोई हड़बड़ी नहीं है। कितना बोले? 7। चलिए हम लोग देखते हैं, 7 सही है, 7। चलिए हम लोग देखते हैं कौन कौन है। वैसे आप जानते हैं कि पश्चिम बंगाल भी इस तरह से गया हुआ रहता है, मैप में आप देखेंगे तो पश्चिम बंगाल है, इधर आप देखेंगे इसका एरिया जो नागालैंड में भी सटा हुआ रहता है। फिर ये अरुणाचल प्रदेश का भी एरिया आप इसमें आप देखेंगे, मिजोरम का भी है, त्रिपुरा में भी सट जाता है, मेघालय में भी। तो कई ये जो है इस तरह से जो है आपका पश्चिम बंगाल, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा जो है ये जो है 7 हो गया। और दो देश से क्या हुआ, ये घिरा हुआ है, दो देश से क्या हुआ है, घिरा हुआ है। और आप जान रहे हैं एक देश कौन है, भूटान, और दूसरा देश नीचे बगल में है आपका बांग्लादेश। तो इस तरह से चाइना और बांग्लादेश। हाँ चाइना भी कर सकते हैं, चाइना, भूटान, बांग्लादेश तीनों कर सकते हैं। हाँ हालांकि होना चाहिए था तो तिब्बत, लेकिन चाइना ही बोलेंगे
चलिए आगे हम लोग देखेंगे इसमें कि जनजाति पूछी जाती है कि गद्दी कहाँ का है? गद्दी कहाँ का है जनजाति? कल हम लोग चर्चा किए थे टोडा और कोटा पे, जो कि तमिलनाडु का था। आज गद्दी बस देख रहे हैं प्रश्न। हम लोग जनजाति को इसीलिए मैप पर ही देखेंगे ताकि हर एक राज्य का देख लेंगे हम लोग। गद्दी में कौन कौन आता है? गद्दी जो है ये आपका जो है हिमाचल प्रदेश में जो है वो आपका गद्दी हिमाचल प्रदेश में। इस तरह से ये हो गया, जैसे कि एक बोडो बोडो जनजाति आप सुने होंगे। बोडो बोडो जनजाति जो है ये असम का। हाँ, बोडो जनजाति वहाँ, और कुछ कुछ जो है ये मेघालय में भी जो है मेघालय में भी जो है ये मेघालय में जो एक गारो पहाड़ी है, वहाँ जो है इस प्रमुख रूप से जो ये पाया जाता है बोडो जनजाति, गारो जनजाति। और एक प्रश्न ये अभी देखिए कि कितना प्रश्न टैग किया हुआ है कि बोडो जनजाति कहाँ है? गारो पहाड़ी पर। और आप जानते हैं कि गारो भी क्या है? एक जनजाति है। कल हम चर्चा किए थे कि जो लोग वहां रहते हैं वो गारो पहाड़ी पर, वो गारो जनजाति। तो गारो जनजाति का जो ये फैलाव है वो तीनों जो राज्य है उस तीनों में है। चाहे वो आप मेघालय आप जानते ही हैं, मेघालय का समीपस्थ जो है वो आपका असम है, असम में भी, और फिर आपका जो है इधर मिजोरम में भी देखने को मिलता है। इस तरह से आप अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जो है मैक्सिमम वो जो है अगर एक चुनना है तो ये है। कई मुख्य रूप से सर मेघालय का ही है ना वो जनजाति? हाँ, एक चुनना है तो ये, लेकिन उसका बस ऐसे ये है। उसके बाद आप जानते हैं कि भारत में सबसे जो लंबी नदी है जिसका प्रवाह होता है जिसका, तो उसमें आप जानते ही हैं कि सबसे बड़ी लंबी नदी कौन है? गंगा। कौन है? गंगा है। ब्रह्म। ऑलरेडी हम लोग चर्चा कर 125 किलोमीटर है। और बिहार में कितना है इसका? 525। 400। 425। हाँ ठीक है, 425 किलोमीटर। तो ये है। चलिए गंगा का देख लिए। इसके बाद जो है कल हम एक प्रश्न चर्चा किए थे, गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर। कल हम चर्चा किए हुए थे। हाँ, कानपुर। अब बड़ा में जो है बड़ा मतलब कि एरिया में बड़ा जो है हम लोग किसमें जनसंख्या में भी लेके चल रहे हैं इसको, कि अब देखेंगे कि जनसंख्या सबसे अधिक वहीं का कानपुर का ही। और चलिए आगे हम देखते हैं। कल हम वैसे भी चर्चा किए थे कि ये प्रश्न आया भी हुआ है, इसलिए तिब्बत में जो मानसरोवर झील है और उसी के बगल में जो है एक नदी का स्रोत है, वो नदी कौन सा है? चलिए काफी अच्छा प्रश्न है। सिंधु। सिंधु, ठीक है। सिंधु होगा तो एक और होगा सिंधु के साथ से चलने वाला, ब्रह्मपुत्र। सतलज। सतलज भी, और आप जो बोले वो भी सही है, ब्रह्मपुत्र। तो ये सब जो है ये सब नदी जो है, हाँ, ब्रह्मपुत्र के बारे में आप जानते हैं कि तिब्बत में मानसरोवर के पास जो है ये इसका जो क्या नाम है, ये चेमा युंगदुंग, ये वहां का नाम है, इसीलिए इस तरह का नाम है। ये जो हिमनद है ये यहाँ से। सतलज नदी का आप जानते हैं कि राकस ताल से निकलती है। अब हम लोग चर्चा करेंगे, हालांकि राकस ताल से जो है ये सतलज का निकलता है, और सिंधु का तो मानसरोवर झील से निकलती है।
उसके बाद कई बार प्रश्न देखते हैं कि नदी के बाद जो है उपनदी से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिलता है कि कोई छोटी नदी को दे दिया, ये किसकी उपनदी है, ये किसकी जो है ये तो मानस नदी किस नदी की उपनदी है? काफी चर्चा में है, इसीलिए मानस नदी के बारे में पूछा जा सकता है। मानस नदी जो है, बताइए मानस नदी के बारे में। ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्रा की ये सहायक नदी है। और कई ब्रह्मपुत्रा, देखिए जो जो फेमस, जो प्रसिद्ध नदियां हैं, उसकी सहायक नदियों को भी एक बार हम लोग जस्ट व्यू, जैसे कि कई है, जैसे कि तिस्ता तो सब लोग सुने होंगे, काफी फेमस नाम है। तिस्ता हो गया आपका, जयमोली हो गया, तिस्ता हो गया, जयमोली हो गया, सुबनमिरी हो गया, ये सब सुबनमिरी हो गया। हाँ, तो इस तरह से और भी बुरी दियांग वगैरह सब जो है, ये सब जो है। लेकिन इसमें क्या करना है हम लोगों को, ये सब लोग देखते हैं। और आप जानते हैं कि तिब्बत में जो ये निकलती है ब्रह्मपुत्रा नदी संगपो वगैरह नाम से, फिर अरुणाचल प्रदेश में आप देखते हैं कि दिहांग हो जाता है, और असम में क्या हो जाता है, चलिए इसका चयन हम लोग देखेंगे। ब्रह्मपुत्र। असम में क्या कर, असम में ब्रह्मपुत्र हो जाता है। हम लोग शुरू से देख लेते हैं। शुरू में हम लोग क्या देखते हैं, सांगपो देखते हैं, और उसके बाद जैसे कि अरुणाचल प्रदेश में आता है तो वो दिहांग हो जाता है। उसके बाद आप जान रहे हैं कि असम आएगा, असम में जो है वो ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। आप मैप को दिमाग में रखेंगे। और ब्रह्मपुत्रा के बाद जैसे बांग्लादेश में इंटर करता है तो क्या नाम हो जाता है बांग्लादेश में? यमुना। जमुना। हमारे यहाँ है यमुना और वहाँ है जमुना। उसके बाद है, हम लोग देखते हैं कि ब्रह्मपुत्रा नदी जो है वो 3 देशों से होकर गुजरने का काम करती है। तिब्बत कहेंगे या चीन कहेंगे, एक ही हो जाएगा, एक भारत हो जाएगा और एक बांग्लादेश हो जाएगा। इस तरह से जो है 3 देशों में देखते हैं ये नदियां प्रवाहित होती है। तो ये भी जो है एक इम्पोर्टेंट चीज है। हाँ, उसके बाद जो है हम लोग देखेंगे कि हाँ, आप जानते हैं कि एक ये टर्म होता है कि एक भ्रंश द्रोणी। तो 2 पर्वत श्रेणी के बीच से जो नदियां गुजरी है, श्रृंखला का कह सकते हैं, तो उसको हम लोग जो है भ्रंश द्रोणी, फॉल्ट थ्रो जो हम लोग देखते हैं उसमें, कि ये 2 जो हम लोग देखते हैं इस तरह से, इस बीच में जो नदियां गुजरी है। और नीचे आप देखेंगे इंडिया के मैप में, आप ऐसे भी जानते हैं कि ऊपर में जो है वो आपका विंध्याचल है, जो सबसे पुराना जो है ये आपका पर्वत श्रेणी है विंध्याचल, आप जानते हैं विंध्याचल का आपका। और उसके नीचे जो है, नीचे में जो है सतपुरा है, सतपुरा श्रेणी है। और इसी बीच से जो है आप देखते हैं कि नर्मदा नदी जो है वो गुजरती है। नर्मदा नदी जो कि बाद में आप देखते हैं कि अरब सागर में जाकर जो है वो मिल जाती है। तो कहीं ना कहीं अगर हम इसको मैप पे भी करें तो इस तरह से, ये तो हालांकि मैप में ये हो गया, ये मतलब कि वहां जाकर गुजरात में दिखेगा ये। तो 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 इसमें हम लोग मेनली देखते हैं कि ये मतलब कि अगर भ्रंश द्रोणी या फॉल्ट द्रोणी का नाम आता है तो नर्मदा का ही नाम होता है। चलिए, इसके बाद एक प्रश्न हम लोग ऑलरेडी कल भी चर्चा किए हुए हैं। हम लोग को ये देखना है कि कौन सी नदियां जो है वो जो है अरब सागर की तरफ प्रवाहित, और कई जो है बंगाल के खाड़ी की तरफ। तो आप जानते हैं कि जनरली हम लोग 3 नदी को ध्यान में रख सकते हैं। पश्चिम की तरफ एक नर्मदा, अभी हम लोग चर्चा किए, नर्मदा, ताप्ती और साबरमती। हालांकि और भी नदी है, कल हम लोग चर्चा किए थे, माही सर नदी भी माही आपका। भी तो है। हाँ वही तो, हाँ बोले हम, माही भी है। और माही के बारे में ही बताया जाता है कि कर्क रेखा को काटती है।
माही नदी के बारे में ही बोला जाता है, कर्क रेखा को काटती है, बताइए। आवाज जा रही है? जी सर, आवाज आ रही। तो माही नदी के ही बारे में बोला जाता है ना कि कर्क रेखा को वो काटती है। नहीं पता है सर। नहीं पता है, चलिए ऐसे पता हो जाएगा। देखिए गुजरात के आसपास, मतलब गुजरात में ये यस जो सर, नदी, माही काटती है, हाँ 2 तो आप बार नहीं, काटती है उसको। हाँ हाँ 2 बार काटती है। तो पहले तो हम सोच रहे थे कि एक बार तो जान ले, फिर 2 बार हम लोग चर्चा करेंगे उसको। चलिए, तो आप देखते हैं कि कर्क रेखा जो हम कल जो चर्चा कर रहे थे, आप शुरू किए थे गुजरात से, फिर राजस्थान गए, एमपी गए, छत्तीसगढ़ गए। तो उसमें आप देख रहे हैं कि ये जो है उसी के आसपास और किस रेखा को काटेगी। भारत से सिर्फ कर्क रेखा गुजरती है। तो नहीं भी आए अगर प्रश्न आपको, अगर इस तरह से परीक्षा में आ जाता है कोई भी प्रश्न, तो आप उसको जो है वो विश्लेषण करके जो है आप वहां तक आंसर तक पहुंच सकते हैं। चलिए, हाँ तो हम लोग इसके बारे में, तो ये कुछ कुछ नदियां हैं कि राप्ती, राप्ती नदी जो है वो किसकी सहायक नदी है? राप्ती, राप्ती नदी जो है वो आपका घाघरा की सहायक नदी है। घाघरा की सहायक नदी जो है वो आपका राप्ती है। राप्ती जो है वो घाघरा की सहायक नदी। खैर, बाकी जो हम लोग और भी देखेंगे कि बंगाल के खाड़ी के तरफ, लेकिन मुख्यतः रूप से हम लोग जो पश्चिम की ओर देखेंगे तो इधर का जो है अपने ये कम हो जाएगा। उसके बाद एक प्रश्न है हमारा कि कावेरी नदी किन किन राज्यों से गुजरती है? ये प्रश्न आया हुआ, इसीलिए चर्चा कर रहे हैं। बाकी हम लोग कावेरी नदी के लिए जो है, पंखा चला है? आप समझ गए होंगे। ये कर ले धर्मवीर जी, आप अपना इसमें कावेरी नदी जो है वो किन किन राज्यों से होकर जो है वो गुजरती है? तो इसमें आप देखेंगे कि इसमें आप समझ गए होंगे कि कहीं ना कहीं जो है वो कर्नाटक भी आ जाता है। केरल, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, ये कावेरी नदी का ये है, कावेरी नदी। और कर्नाटक, ये जो आप देख रहे हैं आंध्र कर्नाटक, कर्नाटक का एक जगह है, कुर्ग आंध्र जिला है। प्रदेश नहीं है? आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के लिए तो ऊपर जाना होगा। नहीं नहीं, आंध्र प्रदेश नहीं, ये 3 ही है। ठीक है, हम लोग देखते हैं। तो कुर्ग जिला से निकली है, हम कुर्ग जिला से निकली है, और जो एक पर्वत है वो ब्रह्मगिरी है, सॉरी ब्रह्मगिरी है, ब्रह्मगिरी है, ये कर्नाटक से निकलती है। और यहाँ जो है एक जगह है तमिलनाडु में, तिरुचिरापल्ली, वहां तिरुचिरापल्ली जो है वो जगह का नाम है, तिरुचिरापल्ली। तो वहां जो है ये बंगाल के खाड़ी में मिल जाती है। इस तरह से हम लोग देखें कि केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में विस्तृत है। इसमें से सबसे अधिक, अगर ये जो इसका अपवाह क्षेत्र है वो आपका तमिलनाडु में ही है। सबसे अधिक जो है वो अपवाह क्षेत्र जो है वो आपका तमिलनाडु में ही है। सबसे अधिक जो है आपका तमिलनाडु में ही है। और उसके बाद जो है उसके बाद जो है कर्नाटक में है, और नाम मात्र का जो है वो आपका केरला में है। तो इस तरह से जो है इसको देखेंगे हम लोग। और यही नदी फिर बाद में हम लोग जो देखते हैं कि कई द्वीपों का निर्माण में जो है ये सहायक भी होती है। चाहे वो श्रीरंगपट्टनम का नाम आप सुने हैं, काफी फेमस था, उसको टीपू सुल्तान में आप पढ़ते हैं श्रीरंगपट्टनम। और फिर शिव समुद्रम वगैरह सब, ये सब जो चीज देखने को मिलता है। चलिए, बताएंगे आप लोग अमरकंटक से कौन कौन नदी निकलती है? ये प्रश्न आया हुआ सोन है। नदी सर, सोन नदी। चलिए
चलिए ठीक है, हम नोट कर लेते सर हैं। सोन, नर्मदा, नर्मदा और महानदी। सोन, नर्मदा, महानदी। चलिए बहुत अच्छा, ये तीनों नदी को ध्यान में रख सकते हैं। तीनों जो है मणिकंटक पठार से निकलती है। सोन आप देखते हैं कि वो कैसे जो है वो बिहार तक पहुंच सुनिश्चित कर लेता है। नर्मदा का बारे में आप लोग देखें कि ऊपर जो है, अभी हम लोग देख रहे थे, ऊपर में विंध्याचल, नीचे सतलज और भ्रंश घाटी से होते हुए जो अरब सागर की ओर चल देती है। और महानदी जो हम लोग उड़ीसा में हम लोग देखते हैं। तो इस तरह से जो है हम लोग देखते हैं किस तरह से तीनों नदी जो है तीन तरफ जो वो चली जाती है। और दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? स्वर्ण रेखा से। नहीं, दामोदर देखिए स्वर्ण रेखा से नहीं, छोटा नागपुर से। छोटा नागपुर के पहाड़। छोटा नागपुर से जो आपका ये निकलता है। कुछ नदी ऐसा भी आप सुने होंगे कि जो जिनका जो है समुद्र तक पहुंच नहीं हो पाती है, उसको बोला जाता है भूमि बंधित नदी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? भूमि यस सर। बंधित नदी। भूमि बंधित नदी, आप जानते हैं कि मैक्सिमम हम लोग देखते हैं कि अरब सागर में, बंगाल की खाड़ी में जो है वो मिल जाती है, समुद्र से जो है नदियां मिल जाती है। लेकिन एक नदी है, वो नदी का नाम है लूनी। लूनी यस। नदी है। और इसका जो है ये अजमेर, आप जान रहे हैं अजमेर कहाँ है? राजस्थान में। राजस्थान में। यस सर। चलिए, तो वहां ऐसा देखने को मिलता है कि ये तो निकलती है, अरावली श्रेणी से निकलती है लूनी नदी, अरावली श्रेणी से। अब विंध्याचल का जो आप जानते हैं अरावली श्रेणी, और सबसे पुराना है, और हिमालय जो हमारा एकदम नवीन है, यंग है, युवा पर्वत है हमारा हिमालय, आप जानते हैं। और लगातार जो है प्रत्येक वर्ष जो है इसमें ऐसा माना जाता है कि 5 सेंटीमीटर की वृद्धि हो रही है। बाकी हम लोग और भी देखेंगे, और भी चीज आप उसमें जब देखेंगे तो आपको हिमालय के बारे में आप उसमें जानेंगे। तो उसको हम लोग, इसमें हम लोग यही देखेंगे कि अरावली श्रेणी से जो निकलती है। तो फिर क्या होता है कि कच्छ का जो रन है, गुजरात में आप जानते हैं कि कच्छ का रन दो है, एक खंबात की खाड़ी और कच्छ का रन। तो कच्छ का रन में जो दलदली इलाका है, तो वहां फिर क्या होता है कि वहां जाते जाते ये विलुप्त हो जाती है। ये जो है ये मतलब मानिए कि कच्छ का रन ऊपर में है, नीचे में आप देखेंगे खंबात की खाड़ी, नहीं यहाँ खंबात की खाड़ी है और ऊपर में कच्छ का रन है। मान लेते हैं कि इधर से आती है तो इस जगह यही विलुप्त हो जाती है। तो इसलिए मतलब कि इसका संपर्क जो है वो समुद्र से नहीं हो पाता है, इसलिए इसको जो है भूमि बंधित भूमि बंधित नदियों के नाम से संज्ञा दिया गया है, भूमि बंधित। तो ये होगी आपका भूमि बंधित नदियां। उसके बाद जो है मैक्सिमम शिफ्टिंग ऑफ कोर्स, ये किस नदी को बोला जाता है? सबसे अधिक मार्ग परिवर्तन वाला, आप जानते हैं कि ये जो है हमारे बिहार में ही है, सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन करने वाला, मैक्सिमम शिफ्टिंग ऑफ कोर्स। तो ये जो है बिहार में जो कोसी नदी है उसी को बोला जाता है। हालांकि इसको सोरवा बिहार भी बोला जाता है। और इसके कारण कई बार होता है क्या कि जहां मतलब कि नहीं चाहते हुए भी जो है ये नदी वहां दस्तक दे देती है। हालिया दिनों में इसका उदाहरण कुछ एक आध साल पहले जो है वो पूर्णिया जिला में देखने को मिला था कि जिस एरियाज में कभी मतलब कि बाढ़ का आना नहीं हुआ था, उस एरिया में आ गया था। तो ये बस कोसी के द्वारा ही ऐसा हो सकता है। चलिए, त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? गंडक। गंडक से आता है, बहुत अच्छा। और आप जानते हैं कि ये सिचुएटेड जो है वो आपका पश्चिम चंपारण में जो ये सिचुएटेड है। तो इसलिए जो है ये सब चीजें हैं, कुछ कुछ जो है
मानसून वगैरह से भी जो है क्वेश्चन देखने को मिलता है। आप जानते हैं कि कहाँ से शुरू होता है, कैसे क्या होता है। आम्र वर्षा क्या है? मैंगो सावर जो बोला जाता है, आम्र वर्षा क्या है? कोई बताएंगे आम्र वर्षा क्या है? नहीं सर। चलिए इसको आज हम लोग समझेंगे। आप जानते हैं कि ये जो कर्नाटक है और आपका जो केरल है, कर्नाटक केरल में क्या होता है कि ये अप्रैल का जो महीना होता है तो उसमें जो वर्षा होती है वो, उसको हम लोग जो है चेरी ब्लॉसम बोलते हैं। बस वर्षा का ही एक ये है, नाम से ही आप देखिए सावर नाम भी है। और मैंगो सावर में कहीं ना कहीं लगता है कि आम के लिए ये काफी इम्पोर्टेंट होगा, एक नाम से ऐसा लगता है, इसलिए इसको चेरी ब्लॉसम जो है इसका ब्लॉसम इसको इसको नाम बोलते हैं। ये अप्रैल में होता है और ये अप्रैल में हो रहा था। और मई महीने में जब यही वर्षा होती है, मई मई में जब यही वर्षा होती है तो इसको जो है मैंगो सावर बोला जाता है, अमर वर्षा, मैंगो सावर बोला जाता है। और इसके कारण क्या होता है कि आम का जो फल होता है, वो आम जो इस वर्षा से क्या होता है, आम पकने लगता है और आम पकने लगता है। उसी तरह से अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में जब यही वर्षा होता है तो इसको काल बैसाखी बोलते हैं। इस वर्ड से आप जरूर परिचित होंगे, काल बैसाखी, काल बैसाखी बोलते हैं। और तो एज आई होप कि आप इसको समझ गए होंगे कि कर्नाटक केरल में मेनली जो है इस तरह की वर्षा का चर्चा होता है, मैंगो सावर का। इसको पहले जो है अप्रैल में जो है चेरी ब्लॉसम बोलते हैं और मई में जो है मैंगो सावर हो जाता है। और ये वेस्ट बंगाल की बात है कि इसी महीने में अगर वर्षा वेस्ट बंगाल में होती है तो यहाँ, और बिहार में क्या बोला जाता है, एक लू लू एक वर्षा होता है तो उसको कभी कभी मतलब ये हवा एक टाइप से हो, मतलब कि उसको दो तीन नाम दिया हुआ है कभी कभी अगर हवा में तो हाँ। सर लोकल विंड तो बोलेंगे ना? हाँ लोकल, स्थानीय हवा। तो हाँ पछवा, इस तरह से जो है उसको पछवा वगैरह सब जो है बिहार में उसको मतलब ऐसे बोला जाता है। पछुआ हवा बहुत गर्म सुने ही होती होंगे। है। तो ये, तो ये सब चीजें हम लोग इसमें देखते हैं। बाकी आप जानते हैं कि जाड़े में किस राज्य में वर्षा होती है? जाड़े में तमिलनाडु में। तमिलनाडु में तमिलनाडु, आंध्र लौटते हुए, प्रदेश। हाँ लौटते हुए मानसून में जो है ये देखने को मिलता है। हाँ, जो कि अक्टूबर नवंबर में उत्तर पूर्व मानसून इसी को बोला जाता है। और वहां जो हम लोग देखते हैं कि ये लौटते हुए वर्षा। आप जानते हैं कि चेरापूंजी कहाँ है? जानते हैं? और मेघालय। जहाँ वर्षा अधिक होती है वही है। और ये मेघालय में है। अभी सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, मासेन में या चेरापूंजी में? मासिन राम में। मासिन राम में। मासेन में होती है। पहले चेरापूंजी में ही होता था। और ये आप जानते हैं कि विश्व में रिकॉर्ड बनाया हुआ है, विश्व का रिकॉर्ड बनाया हुआ है, ये चीज है। उसके बाद जो है बाढ़ वगैरह के बारे में भी कभी कभी वो आप देख लेंगे, एरिया आता है। आप जानते हैं कि कौन बाढ़ प्रभावित एरिया है, कौन सूखा प्रभावित है, कौन भूकंप वाला है। तो इस तरह से जो है आप कई चीजों को देख के भी जो है ये कर सकते हैं। बाकी ये भी चीज देखने को मिला है कि जैसे कि केसर का जो एक लोकल उसका नाम होता है जाफरान, जाफरान जो है केसर का, तो उसके बारे में कि ये भी जो है
कश्मीर में ही, केसर कश्मीर में ही। और ये कश्मीर हिमालय जो है आपका, कश्मीर हिमालय कहां से कहां तक है? सिंधु से लेकर कहां तक? काली, यही होता है ना? जी। यस सर। हम्म, हम लोग और भी डिटेल पढ़ेंगे, चाहे वो कश्मीर हिमालय हो, नेपाल हिमालय हो, कुमायूं हिमालय हो, तो उसको भी हम लोग जो है असम हिमालय, तो उसको भी हम लोग देखने का काम करेंगे। अभी हम लोग बस ये देख रहे हैं, आउटलाइन देख रहे हैं कि किस किस प्रकार का प्रश्न आया है, ताकि जब हम लोग ज्योग्राफी को देखें तो कम से कम काम की चीजों को जो हम लोग कम समय में अच्छे से देख सके, इसलिए हम लोग इसको देखने देखने का काम कर रहे हैं। चलिए आगे हम, आप जानते हैं कि रेगुर किसका नाम है? किस मिट्टी का नाम है रेगुर? बताने की जरूरत नहीं होगी। किस मिट्टी का नाम है बताइए आप लोग। ब्लैक सॉइल। हाँ, बलुआही ब्लैक मिट्टी सॉइल है। है। नहीं, ब्लैक सॉइल काली मिट्टी। और इसका लोकल नाम जो है वो रेगुर रेगुर मिट्टी है। इसी को कपास मिट्टी भी बोला जाता है। तो ये सब है, जनरली जो है मैक्सिमम जो है ये महाराष्ट्र एरियाज में देखने को मिलता है रेगुर मिट्टी। और बाकी कई क्वेश्चन है कि आप ऐसे भी देख के बना सकते हैं या मृदा अपरदन को रोका जा सकता है, तो आप ऑप्शन को भी देखकर जो इस तरह के क्वेश्चन को देख सकते हैं। बाकी आप जानते हैं खादर बांगर वगैरह सब जो है, नवीन जलोर को खादर, पुरानी को बांगर वगैरह सब हम लोग इसमें कहते हैं। उसके बाद हम लोग कल चर्चा किए हुए हैं कि हम लोग को जो है फॉरेस्ट सर्वे भी देखना है 2021 का। तो उसमें मतलब कि कितना हो गया है? 21 पॉइंट कितना हो गया है आप लोग बताइए। पहले 6-7 था, अब कितना हो गया है? ये 2019 में था, अब कितना हो गया है? 21.71। चलिए एक बार फिर से हम लोग कंफर्म इसको नहीं है। देखेंगे। हाँ अच्छा ठीक है, एक बार हम देखे थे तो हाँ कुछ ही बड़ा है। खैर उसको हम लोग एक बार फिर से देख लेंगे, तो उसको देखना बहुत जरूरी होगा, उसको भी हम लोग देखेंगे। शुरुआती हम इसी से करेंगे, दोनों को देख लेंगे, बिहार का और उसका भी, ताकि क्लियर हो जाए। और एक क्वेश्चन तो कम से कम मान ही सकते हैं कि दोनों में से एक आ ही जाएगा। उसके बाद पतझड़, पतझड़ वही आप जान रहे हैं कि वो जो, इसके लिए भी जो है क्या करना होगा, आप जानते हैं कि फॉरेस्ट सर्वे देखना होगा पतझड़ के लिए। वन का प्रतिशत किस राज्य में सबसे अधिक है? तो मध्य मिजोरम प्रदेश। आप पहले से मध्य प्रदेश में क्या है, एरिया में है, क्षेत्रफल में है, प्रतिशत में आपका पहले मिजोरम था, मिजोरम। उसका देख। हम्म, हम्म। इसके बाद जो है हम लोग जनगणना, आप जानते हैं जनगणना से पहले पूछा जाता था, हालिया दिनों में कुछ कम होते गया है, इसलिए कि 10 साल का हो गया है और नया आया नहीं है, इसलिए भी कभी कभी ऐसा लगता है। फिर भी जनगणना में बिहार और इंडिया का कंपैरिजन करके देखना होगा। चलिए बताइए नगरीय जनसंख्या कितना रही है भारत का? नगरीय जनसंख्या कितना है? 31.2 है नगरीय जनसंख्या। तो ये है। भाखड़ा नांगल जो है किस किस राज्य में होकर गुजरती है? भाखड़ा नांगल परियोजना, भाखड़ा नांगल परियोजना किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? उड़ीसा, बंगाल। नहीं 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 नहीं, भाखड़ा नांगल तो यहाँ है भी नहीं। भाखड़ा नांगल आपका जो है वो, आप पश्चिमोत्तर भारत में चलिए, वहां है। वो है आपका पंजाब, हरियाणा, राजस्थान।
पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, ये तीनों जगह जो है आपका भाखड़ा नांगल है। और इसमें जो है भाखड़ा और नांगल, ये एरिया का नाम है, भाखड़ा और नांगल। और सतलज नदी पे इस दोनों जगह क्या है, बांध का निर्माण किया गया है। और ये तीनों स्टेट में जो है इसके माध्यम से जो है जल मतलब कि एक ये किया गया है। हाँ, बांध के माध्यम से आप जानते हैं कि बांध किस लिए बनाते हैं। और क्लियर हो गया कि भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पे बनाया गया है? जी सतलज में। सतलज नदी पे बनाया गया है। उसके बाद जो है कई बांध है, जैसे हीराकुंड बांध है, आप जानते ही हैं। तो ये सब चीजें जो हम लोग इसमें देख रहे हैं। चलिए, ये सब देखने के बाद हम लोग कुछ और भी चर्चा कर लेते हैं, बाकी हम लोग कल भी देखेंगे इसमें। आज हम लोग बहुत क्वेश्चन देखने का काम किए हैं प्रीवियस ईयर का रिलेटेड टू ज्योग्राफी। और आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन का लेवल क्या है। थोड़ा सा एफर्ट लगाएंगे तो ज्योग्राफी में क्या है, 80% जो है वो आपका आराम से सही हो सकता है। 100% के चक्कर में रहिएगा तो छूट सकता है बहुत चीज। इसलिए 80% एबव 80% के चक्कर में रहेंगे। हम प्रैक्टिकल थोड़ा सा बात करते हैं, इसलिए ऐसा हो सकता है, लेकिन वही सही भी है, आप जानते हैं। अब वो कुछ एक दो क्वेश्चन के लिए आप पूरा ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं और फिर उधर जो मेन मेन जो सेगमेंट है वो आप मतलब कि एक इग्नोर कर देंगे, तो फिर कहीं ना कहीं जो है आप जानते हैं कि समस्या हो सकती है। इसलिए जो है उसी के अनुसार जो हम लोग उसको आप देख सकते हैं, उस तरह से उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इसको हम लोग कल हम लोग का जो है ये इंडियन ज्योग्राफी जो हम लोग का कल जो है ये हो जाएगा। उसके बाद जो हम लोग देखने के बाद हम लोग इंडियन ज्योग्राफी को देख लेंगे। देन जो हम लोग जो है फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी में आएंगे, क्योंकि इस तरह से हम लोग का जो है इसका जो भी टॉपिक है उसको हम लोग देख लेंगे। उसके बाद फिर ठीक है यहाँ तक? जी सर। साइंस में आप लोग कुछ पढ़े हैं यूनिट एंड डायमेंशन और मोशन का कुछ भी? नहीं सर, हम तो नहीं पढ़ पाए हैं। चलिए चलिए कुछ कुछ सवाल पूछते हैं। कल हम होमवर्क दिए थे, बस होमवर्क इसलिए कि आप कम से कम एक अब बोल लेंगे हम कि पूरा फिजिक्स पढ़ के आइएगा, तो वो होगा ही नहीं, फिर ये होगा। इसलिए 1 से 2 चैप्टर ये कर रहे हैं। इसको हम लोग प्रीवियस ईयर देख रहे हैं और साइंस को हम लोग धीरे धीरे कर रहे हैं, ताकि जो है उसको भी आप थोड़ा थोड़ा पकड़ बनाते रहे और इसको तुम लोग देखे हैं। तो फिर भी कई चीज आप जानते होंगे ऑलरेडी। फाइडोमीटर से क्या मापा जाता है? फाइडोमीटर से क्या मापा जाता है? ऑप्शन दीजिए सर, याद नहीं आ रहा। ऑप्शन: भूकंप, वर्षा, समुद्र की गहराई, ध्वनि की तीव्रता। बताइए आप। भूकंप तो नहीं नापा जाता है, समुद्र की गहराई सर। लेकिन आप देख के आएंगे तो फिर वो आसान होगा हमको, क्योंकि मैक्सिमम हम लोग क्वेश्चन चर्चा कर पाएंगे। ये जो तापमान मापते हैं उसका कौन कौन जो है पैमाना है? जैसे कि 1 सेल्सियस है, उसके अलावा कौन कौन है? फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट और यही केल्विन। तो जान रहे हैं। केल्विन, हाँ। और ये आर वाला नहीं जानते, र्यूमर? नहीं सर, ये नहीं जान रहे। र्यूमर। चलिए इसको नोट कर लीजिए। हाँ, र्यूमर। एक र्यूमर वो वाला, वही वाला र्यूमर समझिए जो वो वाला नहीं होता है, बस नाम इसका र्यूमर है। वो जो जो फैलता अफवाह हम है। लोग बोलते हैं, अफवाह। हाँ र्यूमर वो नहीं है। चलिए इसमें ये है, इसके अलावा इसमें एक और चीज है हमें इम्पोर्टेंट लगता है, वो आप जानते हैं, फिर भी हम मेरा ये है F-32।
चलिए, इसको आप हमेशा याद रखें क्योंकि एक सवाल हर एक बार आया है इससे। f माइनस 32/100 c माइनस 0/100 इक्वल टू k माइनस 273/100 फिर इक्वल टू है r माइनस 0/18 है। तो ये हमेशा इससे एक प्रश्न आया हुआ है। हालांकि हल्का ही पूछा जाता है, फ़ारेनहाइट, सेल्सियस, केल्विन यहाँ तक पूछा जाता है। र्यूमर का कम आया है, खैर आ सकता है, इसलिए वो भी आप याद रखें। तो ये है, हर एक बार आया, अगर आपको आता है तो दैट्स वेरी नाइस। चलिए आगे हम देखते हैं। भूकंप के बारे में आप जानते हैं, रेडियो में कौन तरंगों का प्रयोग किया जाता है? रेडियो में कौन तरंग का प्रयोग किया जाता है? ध्वनि तरंग। कौन तरंग बोले? ध्वनि। और रेडियो में सुनते हैं इसलिए ध्वनि नहीं। सॉरी मेरा क्वेश्चन ही गलत था। रेडियो नहीं, रडार रडार रडार। रडार में कौन तरंग का होता है? रडार का बताइए और सोनार का। रडार में क्या होता है आपका? रेडियो। रेडियो और तरंग। सोनार में क्या होता है? फैदम। फैदम तो वो मापते हैं उसका, ये हाँ। फैदम नहीं। सोनार में जो 3 गो तरंग होता है, पराश्रव्य, अपश्रव्य और एक होता है, तो वही पराश्रव्य ही बोलते हैं ना उसको। जी पराशर। हाँ, ये तरंगों का प्रयोग होता है सोनार में। तो ये चीज हम लोग इसमें देखते हैं, रडार वगैरह सब में। तो आप लोगों में से कोई नहीं पढ़े हैं, ये समझ लेते हैं। अगर आप देख के आएंगे तो मुझे अच्छा है। हाँ, कल आप देख के आइएगा, देख के रखिएगा कुछ कुछ, जैसे कि हाँ, ये मीटर मापने वाला मीटर क्या है, कोई ऐसा यूनिट क्या है, ये सब। तो फिर जो है हम उस पर जो है फिर से जो है अब एक और मतलब कि मौका देते हैं, क्योंकि अगले दिन हम जो है फिर अगले 2 चैप्टर को ये करेंगे। आज भर जो है हम फिर से जो है आपको रिकॉल कराते हैं कि फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर आप जरूर देख कर आए, और उस पर जो हम लोग सवाल को चर्चा करेंगे, सवाल को। ठीक है? हाँ, और कोई प्रश्न है आप लोगों का? नहीं सर, मेरा तो नहीं। और कोई? कोई प्रश्न नहीं है तो हम देखते हैं कल, फिर हम देखते हैं कल हमारा इंडियन ज्योग्राफी का जो ये रिवीजन है प्रीवियस ईयर का, उसको हम लोग ये कर देंगे। बाकी जो है हम लोग अब इससे रिलेटेड जो टॉपिक्स है उसको हम लोग डिटेल से देखेंगे। कल हम लोग फॉरेस्ट सर्वे भी देखेंगे, टाइम मिलेगा तो दोनों का देखेंगे, बिहार का देखेंगे और इंडिया का देखेंगे, दोनों का देखेंगे, ताकि आपका 1 मार्क्स पक्का हो जाए फिर से। तो आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं, बाकी फिर हम देखते हैं अगले सेगमेंट में, अगले क्लास में। और आप लोग साइंस भी जरूर रिवीजन करके उपस्थित रहे, ताकि जो है उसको भी कुछ क्वेश्चन बस वैसे ही पूछेंगे उसमें, और कुछ नहीं। अ, जो जानते साइंस हैं का वो नोट अच्छे नहीं। सर, क्या साइंस बोले? का नोट्स है क्या? साइंस का नोट्स अगर ग्रुप में डाल देते हाँ सर। सर, सर उपलब्ध कराए थे, बता रहे थे, एनसीईआरटी वाला तो डाले हैं, देखे हैं। सर ग्रुप में अच्छा, इतना हम सर से मैसेज बात आता है ना, खोजने में दिक्कत होता है। हाँ हाँ, अच्छा ठीक है, होगा तो हम मैसेज कर देते हैं सर को, वो डाल देंगे साइंस का। जी। हाँ ठीक है, कोशिश करेंगे। बाकी आपके पास जो किताब है उसी से 2 चैप्टर पढ़े। ठीक हाँ ठीक 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 है, फिर देखते हैं कल। ठीक है, गुड नाइट।